विजय तिलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए प्रदेश एट 360 की शुरुआत करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से मुलाकात करेंगे। कल सुबह के नाश्ते पर यह मुलाकात होनी है, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। मुलाकात में संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी, अर्जुन मेघवाल, पी मुरलीधरन भी रहेंगे। दरअसल संसद सत्र के दौरान पीएम मोदी हर दिन पार्टी सांसदों से मिल रहे हैं। आपको बताएं, यूपी उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस लिहाज से भी पीएम कल दोनों राज्यों के सांसदों से बैठक करेंगे, जो कि अहम है। दोनों ही राज्यों में इस समय बीजेपी सत्ता में है। कई सांसदों को पीएम की तरफ से काम को लेकर दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। पीएम मोदी देश भर के बीजेपी सांसदों के साथ अपने आवास पर नाश्ते पर मिल रहे हैं। इसी कड़ी में कल यूपी उत्तराखंड के सांसद भी मिलेंगे। और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के मिशन यूपी की। पिछले 2 महीने से प्रधानमंत्री मोदी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर रह रहे हैं। हर बार वो कोई ना कोई बड़ा चुनावी तोहफा भी दे रहे हैं। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक पीएम मोदी कई सौगातें दे चुके हैं और एक बार फिर यूपी पर चुनावी तोहफों की बारिश होने वाली है। इस बार प्रधानमंत्री 10 दिन के भीतर ताबड़तोड़ दौरे करने वाले हैं। यूपी में पीएम मोदी का तूफानी दौरा। दस दिन में मोदी का चुनावी चौका। काशी तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। चुनाव तो 5 राज्यों में होने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की लिस्ट में यूपी का नाम सबसे ऊपर है। यही वजह है कि आने वाले 10 दिनों में वो 4 बार यूपी का दौरा करेंगे और हर बार वोटर की झोली में विकास की सौगात देकर जाएंगे। बड़ा एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री महोदय के। पीएम मोदी 18 दिसंबर को शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। 21 दिसंबर को प्रयागराज में नारी सशक्तिकरण के मुद्दे पर जनसभा करेंगे। 23 दिसंबर को वाराणसी में करीब 1500 करोड़ रुपए की सौगात देंगे और 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। कानपुर के झकरकट्टी बस अड्डे पर नए फ्लाईओवर की सौगात भी देंगे। यूपी में 2017 वाली जीत दोहराने के लिए पीएम मोदी ने हर स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। कल उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई भाजपा सांसदों को नाश्ते पर भी बुलाया है। यहाँ चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। पीएम आवास पर होने वाले नाश्ते में उत्तराखंड के भी भाजपा सांसद पहुंचेंगे। यूपी में सियासी उबाल है और पीएम मोदी के दौरे इस उबाल को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। पिछले 2 महीने में पीएम ने कई बार यूपी का दौरा किया और हर दौरे पर जनता को कुछ न कुछ सौगात भी दी। जाहिर है चुनाव तक इन दौरों की रफ्तार भी बढ़ेगी और भाजपा की तैयारियों का दायरा भी, क्योंकि भाजपा के सामने वो समाजवादी पार्टी खड़ी है जो छोटे छोटे दलों के साथ बड़ा चक्रव्यूह तैयार कर रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी कल लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में सरकार बनाओ अधिकार पाओ संयुक्त विशाल महारैली करने जा रही है। इस महारैली में बीजेपी नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई और बड़े चेहरे शामिल होंगे। रैली की अध्यक्षता निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद करेंगे। वहीं रैली से पहले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने जानकारी दी कि बीजेपी के साथ सीट बंटवारे से लेकर मामला अब सुलझ गया है। निषाद पार्टी 2 अंकों में सीट पाने जा रही है, जिस पर उनके पार्टी के प्रत्याशी अपने सिंबल के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। यूपी चुनाव 2022 को जीतने के लिए अब बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 19 दिसंबर को अंबेडकर मैदान का दौरा करना है। इस दौरान वो जन विश्वास यात्रा को झंडी दिखाकर उसे रवाना करेंगे। ये भी जान लीजिए कि बीजेपी प्रदेश में 6 यात्रा निकाल रही है।
अंबेडकर नगर में जो यात्रा निकलेगी वो हवाई पट्टी से निकलेगी और 5 विधानसभाओं से होते हुए गुजरेगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को कानपुर पहुंच रहे हैं। कानपुर मेट्रो को शहरवासियों को वो समर्पित करेंगे और इस मौके पर लगातार निरीक्षण भी किए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी कुमार के निरीक्षण के लिए आज वो कानपुर भी पहुंचे। उनका कहना है कि सिस्टम को रेडी किया जा रहा है, पैसेंजर रेल मूवमेंट के लिए तैयार है। कानपुर वासियों को मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को कानपुर में होंगे और मेट्रो की शुरुआत करेंगे। इसके बाद कानपुर वासी मेट्रो के सफर को कर पाएंगे। यूपी एमआरसी के एमडी कुमार केशव हमारे साथ हैं। तैयारियों को कैसे और ज़्यादा बेहतर किया जा रहा है, उनसे बात करते हैं। आखिरी दौर पर तैयारियां हैं, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, कैसे तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं? हम लोगों ने अपने सिस्टम को पूरा रेडी करना है, मतलब वो एक एम है, 100% रेडी होना चाहिए। फिर भी कुछ चीज़ें रह जाएंगी जो बाद में भी हो जाएंगी, लेकिन पैसेंजर मूवमेंट के लिए, ट्रेन मूवमेंट के लिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी का भी इंस्पेक्शन प्लान हुआ है, जो इसको सर्टिफाई करेंगे पैसेंजर्स मूवमेंट के लिए। उनका इंस्पेक्शन है 20 से 22, 3 डेज़। तो हम सब लोग यहाँ रहेंगे, उनका इंस्पेक्शन हम उनको कराएंगे। एक बार उनका सर्टिफिकेशन मिलेगा और उसके बाद हम इसको 28 तारीख को, जैसा मुझे मालूम है, जैसा प्रस्तावित है, माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और IIT से हमारी ट्रेन में सफ़र करेंगे। वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और सभी वर्गों के लिए है। दिव्यांगों का खास ख्याल रखा गया है कानपुर मेट्रो पे, और कानपुर वासी अब कानपुर मेट्रो पर गर्व जरूर कर सकेंगे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। पीएम मोदी ने हाल ही में काशी के दौरे के दौरान काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया, जिसकी देश भर में चर्चा हुई। वहीं इस दौरे पर प्रधानमंत्री की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जो सुर्खियों में है। दरअसल पीएम ने यहां एक दिव्यांग शिखा रस्तोगी के पांव छुए, उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि शिखा की उम्र सिर्फ 40 साल है और वो बचपन से दिव्यांग है। इस मुद्दे पर जब शिखा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने न सिर्फ उन्हें सम्मान दिया, बल्कि काशी विश्वनाथ धाम में उनके लिए रोजगार का भी इंतजाम किया है। सेकेंड टाइम मोदी जी के कार्यक्रम में गई विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में, तो जब मैं वो अपना भाषण दे रहे थे तो फिर मैं उनके पास गई। उन्होंने मुझे पलट के देखा और उनको मैं याद थी। उन्होंने मुझे बोला कि अरे कैसी हैं आप, ठीक हैं? तो ये बात सुन के तो मैं इतनी खुश हो गई। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वांचल का चुनावी मंथन करने के बाद अब कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में 2 दिनों तक समाजवादी विजय यात्रा निकालने वाले हैं। रायबरेली में विधानसभा चुनाव से पहले सपा को मजबूत करने के लिए अगले 2 दिन तक अखिलेश रायबरेली में ही रहेंगे। जिले की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पिछले कई महीने से भतीजे अखिलेश यादव से विलय या गठबंधन की अपील कर रहे शिवपाल यादव का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया, जब अखिलेश यादव ने खुद चाचा शिवपाल से मुलाकात की। 50 मिनट तक ये बैठक हुई। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए चाचा की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से गठबंधन का ऐलान कर दिया। हालांकि सीटों के बंटवारे का ऐलान होना भी बाकी है। दरअसल लंबे वक्त से शिवपाल यादव बयान दे रहे थे कि गठबंधन के लिए उनकी पहली पसंद समाजवादी पार्टी ही है और अखिलेश चाहें तो वो अपनी पार्टी प्रसपा का विलय भी सपा में करने के लिए तैयार हैं। जवाब में अखिलेश को बोलते रहे कि सही समय पर आने पर ही चचा को सम्मान दिया जाएगा। ये अखिलेश कहते आए हैं, हमने देखा और सुना है। अखिलेश यादव अब खुद शिवपाल से मिलने पहुंचे, उनके घर पहुंचे। हालांकि इस मुलाकात के बाद विलय के भी कयास लग रहे थे, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि अखिलेश चाचा शिवपाल के साथ सिर्फ गठबंधन करेंगे, न कि पार्टी का विलय। और उधर अखिलेश यादव के शिवपाल यादव से मुलाकात की खबर जैसे ही मिली, सैकड़ों की संख्या में सपा प्रसपा के कार्यकर्ता समर्थक शिवपाल अखिलेश यादव के घर बाहर जुटने लगे। चाचा भतीजे के दोबारा मेल की खबर मिलते ही समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। जिंदाबाद जिंदाबाद, छोटे नेता शिवपाल
सुपाल यादव जिंदाबाद, सुपाल चाचा जिंदाबाद, सुपाल चाचा जिंदाबाद। हूँ और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करता हूँ। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच गठबंधन की घोषणा के बाद दोनों ही पार्टियों के समर्थकों के बीच जश्न का माहौल है। आगरा के सेल्फी पॉइंट पर सपा समर्थक जश्न के साथ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। इनका कहना था कि अब सपा को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय से इनकी बातचीत हुई है। आज हम समाजवादियों के लिए बड़ा एक जश्न का माहौल है और बड़ा ही खुशी का दिन है आज हम लोगों के लिए। और बहुत फर्क पड़ेगा इस बात से। क्या लग रहा है सर आपको? वादा इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल हो गई है, दोनों में इत्तेफाक हुआ, बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। हम कल मिठाई बांटेंगे इस खुशी में। ये तो अखिलेश भैया की मेहनत है और उस परिवार को एकजुट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन भैया ने करके दिखाया। अब जब ये बड़ा ऐलान हुआ है तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की सरकार जरूर आएगी और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से नारेबाजी चल रही है और ये लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। तो उधर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच गठबंधन पर सपा नेता और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि इससे पार्टी को फायदा मिलेगा। वैसे परिवार में सब लोग पहले भी साथ थे, लेकिन अब थोड़ी बहुत जो दिक्कत थी वो दूर हो गई है। अखिलेश यादव ने आज शिवपाल यादव से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की, ट्वीट की फोटो और लिखा कि गठबंधन पर बात हुई। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी, उनसे जानेंगे सर जिस तरीके से आज ये मुलाकात हुई है, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी तमाम पार्टियों से गठबंधन हुआ था, लेकिन परिवार को लेकर बीजेपी निशाना साधती थी। आज शिवपाल यादव से खुद अखिलेश यादव मिले, इसका फायदा चुनाव मिलेगा? जरूर मिलेगा, खूब मिलेगा। और जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं अखिलेश यादव, उसमें मजबूती आएगी। और भी जितने छोटे छोटे दल हैं सब आ जाएं, अखिलेश जी के साथ मुख्यमंत्री बनावें, इस भ्रष्टाचारी सरकार को हटाओ। और परिवार तो एक था ही, खाली थोड़ा बहुत इधर उधर था। सब भी अब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक। चाचा शिवपाल और भतीजा अखिलेश यादव के बीच गठबंधन पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा चाहे कोई भी मिले, यूपी में खिलेगा तो कमल है। वहीं डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि ये परिवार की दूरी कम करते हैं और हम समाज की। चाचा भतीजे मिलें, चाहे बुआ भतीजे मिलें, चाहे कांग्रेस और सपा मिले या सारे मिल जाएं, तब भी खिलना कमल ही है। जो अपनी इच्छा है वो सब पूरी कर लें वो लोग, कोई बकाया न रखें। अब ये उनका अपना काम है, हमारा काम है कि हम समाज की दूरी दूर करें। लोग परिवार की दूरी दूर कर रहे हैं। देखिए हमारा परिवार खड़ा है, संजय जी को उधर आने दीजिए। तो कर रैली भी है संजय जी और ये सब निकले हैं मैदान पे, यही हमारा कुनबा है। आपको बताएं कि काशी में अब महापौर का अधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें देश भर के 150 से ज्यादा महापौर शामिल होंगे। इससे पहले सभी महापौर 18 दिसंबर को अयोध्या पहुंचेंगे। निर्माणाधीन रामलला मंदिर की तैयारियों को देखेंगे। इसके अलावा महापौर का ये जो दल है रामलला हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी करेगा। सरयू तट पर आरती का भी प्रोग्राम बताया जा रहा है। अयोध्या के महापौर भी काशी में होने वाले अधिवेशन में शामिल होंगे। इसके लिए शुक्रवार सुबह वाराणसी के लिए वो रवाना हो जाएंगे। महापौर परिषद का भी एक कार्यक्रम है जो कल वहाँ सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगा। लोग भी मंदिर का दर्शन करेंगे, वहाँ देखेंगे कि माननीय मोदी जी ने बनारस को कैसे सजाया है, कैसे संवारा है, और वहाँ से जाके अपने शहरों करें। उससे पूर्व ही वो, क्योंकि बहुप्रतीक्षित जो भव्य राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ है, उसको भी देखने लोग आएंगे। आगे बढ़ते हैं और केवल संसद और यूपी विधानसभा में ही नहीं बल्कि टेनी के खिलाफ कांग्रेस ने सड़क पर भी मोर्चा खोला। पत्रकारों से बदसलूकी मामले को लेकर विपक्ष ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदेश में जगह जगह धरना विरोध प्रदर्शन की 6 अलग तस्वीरें आप देखिए। विपक्ष खासकर कांग्रेस ने सड़क पर निकलकर मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की है। पहली तस्वीर लखनऊ से है, जहां खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर गाजियाबाद की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर धरना दिया, प्रदर्शन किया।
तीसरी तस्वीर आगरा की है। जिला और महानगर इकाई ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। चौथी तस्वीर एटा की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अजय टेनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका। पांचवी तस्वीर रायबरेली की है। कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया, प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। वही छठी तस्वीर की आप बात करते हैं तो ये ललितपुर की है। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ डीएम दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को लेकर यूपी में सदन से लेकर सड़क तक हंगामा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी भी शुरू है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो मामला सदन का नहीं है, विपक्ष उसे यहां उठा करके सदन के समय को बर्बाद कर रहा है। केशव मौर्य ने विपक्ष की मानसिकता दिवालियापन का शिकार है, ये कहा। वहीं सुभासपा अध्यक्ष ने कहा कि आखिरकार वो बुलडोजर कहां चला गया। कि विपक्ष का यह भी मतलब जो विषय उत्तर प्रदेश के सदन से जुड़ा हुआ नहीं है, उस विषय को उत्तर प्रदेश के सदन में उठा करके और सदन का समय बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, जो मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, और ऐसे मामले में सदन का समय बर्बाद करना यह विपक्ष का मतलब एक तरह से मानसिक रूप से दिवालियापन कहूँ या उनके पास मुद्दा विहीन कहूँ या तो खोखलापन कहूँ, जैसे वो हताश निराश हो गए। उनको लग रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी का वातावरण बिगड़ जाएगा, उनको कोई रास्ता मिल जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर ईमानदार हों, न्याय करने वाले होंगे तो 24 घंटे के अंदर अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा उनको ले लेना चाहिए। नहीं तो ये साबित होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री, इनका बड़ा का चाका बुलडोजर चलता है। अब इनकर बुलडोजर नहीं जा रहा लखीमपुर में अजय मिश्रा टेनी के घरे, पता नहीं तेलवे खत्म हो गया कि बुलडोजरवा हेराई गया है ना डोलत है। अजय मिश्रा टेनी जिस तरह का व्यवहार पत्रकार साथियों के साथ किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहां लोक गायिका मालिनी अवस्थी देश के उभरते कलाकारों को अपनी संस्था के जरिए एक मंच देती दिखाई दी। देशज नाम के इस मंच का आगाज मालिनी अवस्थी ने लखनऊ के लोहिया पार्क में किया। सोन चिरैया संस्थान के तहत देशज मंच देश के उन कलाकारों को समर्पित है जिस पर अपना हुनर दिखाकर कलाकार अपने टैलेंट का लोहा मनवा रहे हैं। बहुत मुश्किलों में आपके सामने आकर कलाकारों के द्वारा आज हमारे सामने पेश किया। तो देख रहे हैं आप, मालिनी अवस्थी कोई पहचान की जरूरत नहीं है इन्हें। इस लोक गीत के धुन को सुनिए जरा। तो देखिए, ये एक ऐसा मंच है जो तमाम कलाकारों को जो अपने मिट्टी की खुशबू को सजोए हुए हैं, अपने लोक धुन से जुड़े हुए हैं, उन्हें देशज मंच दे रहा है। सोन चिरैया संस्थान है जिसके साथ मिलकर इनका नया इनिशिएटिव हमारे सामने है, जहां उभरते हुए कलाकारों को एक मंच मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। बहुत मुश्किलों में आपके सामने आकर कलाकारों के द्वारा आज हमारे सामने पेश किया।